आज इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे जिसका नाम है जय प्रकरण। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मंडल में। चलिए शुरू करते हैं जय प्रकरण। तो सबसे पहले जानेंगे कि जय प्रकरण क्या होता है। तो मैं पूछूं आपसे कि एक जीव को जीवित रहने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया उसके अंदर होना जरूरी है। तो शायद आप कहेंगे कि एक जीव को जीवित रहने के लिए सबसे पहले उसको श्वसन करना जरूरी है, अर्थात सांस लेना जरूरी है। कोई जीव तभी जीवित रहेगा जब वो सांस लेगा। दूसरा काम आप बोलेंगे कि भाई उसको भोजन करना चाहिए, समय समय पर उसको भोजन जरूरी है, तभी वो अपने आप को जीवित रख पाएगा, जिसको हम पोषण कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया आप कह सकते हैं कि भाई उसका हृदय सही से काम करना चाहिए, उसका परिवहन, उसके अंदर परिवहन होना चाहिए। हृदय सही से काम करने का मतलब कि उसके अंदर परिवहन होना चाहिए। और चौथा है उत्सर्जन। जो जितना हमारे लिए खाना जरूरी है, जितना हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, उतना ही जरूरी जो है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो जो चार प्रक्रियाएं हैं जिसका नाम है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों प्रक्रियाएं क्या करती हैं? ये आपस में मिलकर के एक जीव को जीवित रखती हैं। ये आपस में एक जो है समन्वय स्थापित करती हैं और ये आपस में समन्वय स्थापित करके एक जीव के शरीर को मेंटेन रखती हैं, एक जीव को जीवित रखती हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं को ही जय प्रकरण कहा गया है। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? तो आप इसकी परिभाषा बहुत आसान तरीके से लिखेंगे कि जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं, जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों के शरीर का अनुरक्षण करती है। क्या करती है? जीवों के शरीर का अनुरक्षण करती है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेन करना, उसको संतुलित रखना, उसको एक समान बनाए रखना, उसमें कोई गड़बड़ी ना होने देना। तो इन सभी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? जय प्रकरण कहते हैं। अगर हमारे शरीर की जो पुरानी कोशिकाएं हैं, जो पुराने ऊतक हैं, अगर वो मरती जाती हैं तो उनके जगह पर नई नई कोशिकाओं को निर्माण करना, नई नई कोशिकाओं को बनाना, ये जिन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है उन सभी प्रक्रियाओं को जय प्रकरण कहा जाता है। तो हमने चार प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम इन चारों टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इस वीडियो में हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है, और इसमें हमने पूरा पोषण ही समझा रखा है। तो इस वीडियो में हम केवल पोषण की चर्चा करेंगे। तो पोषण क्या होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए कि पोषण क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो खाना खाता है। खाना खाएगा तो आपको पता है कि उस भोजन को पचाता है और पचने के बाद से उसको ऊर्जा मिलती है। तो अगर कोई जीव भोजन कर रहा है और उससे ऊर्जा मिल रहा है तो भाई ऊर्जा कैसे मिलता है? पचने के बाद उसको ऊर्जा मिलता है। तो ये जो प्रक्रिया है भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना, इसी प्रक्रिया को पोषण कहा गया है। इसी प्रक्रिया को पोषण कहा गया है। मतलब कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर उससे उसका उपयोग करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पे पोषण को बांट दिया है। पोषण को हमने यहाँ पे दो भागों में बांटा है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो नाम से ही पता चला स्वपोषण, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफी कहते हैं। स्वपोषण का मतलब होता है पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, उस प्रक्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए स्वपोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रकाश स्वपोषण, दूसरा है रसायन संश्लेषी पोषण, जिसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? रसायन संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक बोल सकते हैं। प्रकाश स्वपोषण में क्या होता है कि इस प्रकार की स्वपोषण की प्रक्रिया में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं इस प्रक्रिया में प्रकाश की सहायता से सब अपना भोजन बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ की सहायता से मिट्टी से जल और खनिज लवण को ले लेते हैं, और पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं जो हरी होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके वह अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। जब पेड़ पौधे के अंदर जब भोजन बनता है तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है, और वो ग्लूकोज जो है बहुत सारे उसके अणु होते हैं जिसको हम स्टार्च कहते हैं, मंड कहते हैं। और उसके फलस्वरूप जो है जब भोजन बनता है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है, और अतिरिक्त जो वाटर होता है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है हरे पेड़ पौधों के अंदर होगा,
और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का यहाँ पे एक रासायनिक सूत्र भी लिखा गया है। जैसे कि आप देखें, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र का मतलब रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे C6CO2 + 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, मतलब कि यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे वाटर है, ये मिलकर के सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल उसको अवशोषित करके भोजन बनाता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन है और वाटर है। तो ये रासायनिक सूत्र कहलाता है प्रकाश संश्लेषण का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है रसायन संश्लेषी जो स्वपोषण होता है। इसमें क्या होता है कि जो जीव होगा वो अपना भोजन किसी केमिकल की सहायता से अपना भोजन तैयार कर लेता है, और इसमें जो होता है बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रसायन संश्लेषी होते हैं और वो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं केमिकल की सहायता से, जिसको हम लोग जो है नाइट्रोमोनास कर सकते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम बताते हैं नाइट्रोमोनास। क्या नाम है? नाइट्रोमोनास। जो नाइट्रोमोनास होते हैं एक तरह के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये था आपका स्वपोषण। दूसरा जो पोषण की जो विधि है वो है परपोषण। परपोषण में क्या होता है कि जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, जैसे कि जंतु हो गया। सभी पेड़ पौधों को छोड़ करके, कुछ बैक्टीरिया को छोड़ करके जो रसायन संश्लेषी होते हैं, उन सबको छोड़ करके जितने भी जीव हैं वह सब परपोषी होते हैं। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। मतलब कि हम सब क्या है तो परपोषी हैं। हम लोग अपना भोजन नहीं बनाते हैं। हम जो भोजन करते हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से ही आता है, वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, तो हम लोग सब क्या है? परपोषी होते हैं। अब परपोषी क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं कि भाई पोषण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। ठीक है, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। अब हमने क्या किया है? परपोषण को भी यहाँ पे 3 भागों में हमने बांटा है। पहला यहाँ पे मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है कि इसमें जीव जो है अपना भोजन जो है मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करता है। अगर कोई जीव मर चुका है तो उसके जीव से अपना भोजन जो है प्राप्त करता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कवक होते हैं, फंगस होते हैं, जो सड़े गले चीजों पर जो है पाए जाते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ध्यान रहे कि जो ये मृत जीवी जो होते हैं इनको अपघटक भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक, डिकम्पोजर कहा जाता है। ये क्या करते हैं? सड़ाने गलाने का काम भी करते हैं और उस मृत जीव को मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर मिला देते हैं, फिर से उसको तत्वों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, मृदा के अंदर मिला देते हैं, जिससे वो मिलकर बने होते हैं। तो अपघटक एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं, ये हमें याद रखना है। ये होता है परजीवी परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? तो परजीवी पोषण में इसमें जो जीव होता है वो अपना भोजन जो है किसी अन्य जीव के शरीर के ऊपर अस्थायी या अस्थायी रूप से रखकर जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। या तो अस्थायी रूप से रहेगा, हमेशा उसके जीव के ऊपर रहेगा, या तो भाई जाएगा, उससे भोजन प्राप्त करेगा और वापस आ जाएगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं जू हो गए, हम लोग के बाल में जू पाए जाते हैं सर पर, भाई हमारे अंदर हमारे ऊपर रहते हैं, जू होते हैं, वो परजीवी हैं। तो एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, वो उनको बना बनाया भोजन मिल रहा है, उनको भोजन बनाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो परजीवी होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। जैसे कि जो हमारा हम लोग का जो अमाशय होता है, जो आंत होता है, आंत में कीड़ी पाए जाते हैं, तो वो अंतः परजीवी हैं। तो कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जो शरीर के ऊपर होते हैं, उनको हम बाह्य परजीवी बोलते हैं, और जो शरीर के जो अंदर होते हैं उनको अंतः परजीवी कहा जाता है। तो ये अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों तरह के जीव हो सकते हैं, और ये अपने भोजन जो है अपने भोजन जो है अन्य किसी जीव के ऊपर रह करके अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उनसे प्राप्त करते हैं। प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण में इसमें ध्यान रखना कि पोषण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव जो है अपने भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है। क्या करता है? ठोस या तरल रूप में अपने भोजन को ग्रहण करेगा। उस तरह के पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी समभोजी कहते हैं। इसके अंदर जो है हम लोग आ जाते हैं, जंतु आ जाते हैं, और भी एक कोशिकीय अमीबा भी आ जाता है और पैरामीशियम भी आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, लेते हैं बाहर से, उसको अंदर ठोस या तरल के रूप में लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम अपने भोजन को ठोस के रूप में लेते हैं। रोटी खा रहे हैं, ठोस है, दाल पी रहे हैं, द्रव है, भाई दूध पी रहे हैं, द्रव है। तो ये क्या है? एक तरह से जो है प्राणी समभोजन में प्राणी समभोजी पोषण में क्या होता है कि जो जीव होता है अपने भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है और उसको पचाता है और उससे एनर्जी प्राप्त करता है। तो ये था पोषण की विधियां। पोषण की जो विधियां होती है ये हो गया। अब हम चलते हैं
न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जैसे कि जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। जंतुओं में पोषण में हम किस में पढ़ेंगे? मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो एक कोशिकीय जीव जो अमीबा होता है उसके अंदर जो है वो अपने भोजन से क्या करता है, पूरे अपने शरीर से भाई जो भोजन के जो अणु होते हैं उनको अवशोषित कर सकता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर से ले सकता है। और ध्यान रखिए कि जो अमीबा होता है वह अनियमित आकार का होता है, उसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है और वो अपने भोजन को कणों को उसके भोजन के कणों को कुटपाद की सहायता से पकड़ता है, कुटपाद को बढ़ा करके उसको चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, ये हमें बात ध्यान रखनी है। अब चलिए हम चलते हैं मनुष्य में पोषण पढ़ते हैं। मनुष्य में पोषण क्या होता है? तो मनुष्य के पोषण के लिए सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए कि मानव का पाचन तंत्र कैसा होता है। आपको देख सकते हैं कि स्क्रीन पे बगल में आपको दिखाई दे रहा हो कि मानव का पाचन तंत्र कैसे बनता है। मानव के पाचन तंत्र में उसकी पूरे पाचन तंत्र का आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे कि आपको मुख गुहा पता होना चाहिए। मुख गुहा जैसे कि इसके अंदर दांत आ जाता है, जीभ आ जाता है, लार ग्रंथि आ जाती है। इसके अलावा जो है ग्रसनी आ जाता है पाचन तंत्र के अंदर। इसके बाद से जो है ग्रास नली आ जाता है, अमाशय आ जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। और उसके बाद से गुदा द्वार आ जाता है। कुछ पाचन ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथि हो गया और यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, जठर ग्रंथि हो जाती है। तो ये सब ग्रंथियां जो है भोजन को पचाने का काम करती हैं, मतलब कि इनसे जो कुछ रस निकलता है जो भोजन को पचाता है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र जो होता है उसको आहार नाल कहते हैं, जिसकी लंबाई जो है 8 से 10 मीटर होती है, यह भी आपको याद रखनी है। और हमारे पाचन तंत्र का सबसे जो बड़ा भाग होता है, सबसे जो लंबा भाग होता है, बड़ा नहीं सबसे लंबा भाग होता है, अगर आपको पता होगा तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबसे लंबा भाग क्या होता है और उसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है मुख में। सबसे पहले मुख में प्रक्रिया क्या होता है कि भोजन दांत से चबाते हैं और लार के साथ मिल जाता है। मतलब कि क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है भोजन को मुंह में डालता है, तो जब भोजन को मुंह में डालता है तो भाई भोजन को चबाता है और उसके साथ भोजन के साथ क्या होता है, अच्छे से जो है लार उसका मिल जाता है। अब उस लार के अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? तो भाई एमिलेस एंजाइम होता है, जिसको हम लोग एमाइलेज या एमिलेस एंजाइम भी कहते हैं। ये एमिलेस एंजाइम क्या करता है, भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है, जो ग्लूकोज का जो जटिल अणु होता है, वो क्या करता है उसको जो है वह तोड़ देता है माल्टोज के अंदर। मतलब कि ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर तोड़ने का काम करता है कौन? एमिलेज काम करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लार के अंदर जो है लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, तो वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। हम जो भोजन कर रहे हैं उसके साथ हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया है, कोई सूक्ष्म जीव है जो हमें हानिकारक पहुंचा सकता है, तो जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वह बैक्टीरिया को वहीं पर मारने का काम करता है, जो एक तरह से हमारी रक्षा भी कर रहा है। तो ध्यान रखें कि स्टार्च एमाइलेज के द्वारा माल्टोज में बदल दिया जाता है, ये मुख में पाचन हो जाता है। तो मुख में पाचन होता है। याद रहे कि शरीर के अंदर पाचन 3 जगहों पर होता है, एक मुख में होता है, अमाशय में होता है और छोटी आंत में होता है। पाचन 3 ही जगहों पर होता है, 3 स्थल पे होता है, मुख में, अमाशय में और आंत में होता है। ठीक है, जो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब हो गया। अब भोजन कहाँ जाता है, तो ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में। ग्रास नली क्या है, तो एक पाइप है, यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये क्या करता है, तो भाई उस ग्रास नली जो होता है उसमें क्रमाकुंचन माध्यम से जो है भोजन गति करते हुए वह कहाँ जाता है, तो अमाशय के अंदर जाता है, क्रमाकुंचन जिसको बोलते हैं। तो अगर पूछिए आपसे एग्जाम में कि भाई वह कौन सी गति होती है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन जो है ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है, तो उसको हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो क्रमाकुंचन गति की सहायता से जो भोजन होता है ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद अमाशय की जो दीवारें होती हैं उसमें जो है अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथि होती है, और उसकी दीवारों के अंदर जो है जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो जो है वो HCl स्रावित करती हैं, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, पेप्सिन स्रावित करती हैं और म्यूकस स्रावित करती हैं। ठीक है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। जो HCl होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ये क्या करता है, तो ये जो है भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन सबको मारने का काम करता है, और साथ में भोजन को अम्लीय बनाने में भी काम करता है। एक और बात कि जो पेप्सिन होता है ये पेप्सिन के रूप में स्रावित नहीं होता है, बल्कि ये पेप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है। किस रूप में? पेप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है। अब पेप्सिनोजेन क्या है, एक तरह का अक्रिय रूप है। तो ये क्या कर देता है, जो HCl होता है वह पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन क्या होता है, सक्रिय रूप होता है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस जो एक तरह की चिपचिपा पदार्थ होता है जो अमाशय की जो आंतरिक दीवार होगी ना, आंतरिक दीवार पे चिपका रहता है, और उसके ऊपर से HCl रहता है जो उसको जलने से बचा लेता है, क्योंकि HCl मतलब एसिड है, अम्ल है, जो आंतरिक दीवारों को जला सकता है।
तो जब वो आंतरिक दीवारों को जला देगा तो उससे हमारी जो है काफ़ी नुकसान होगा, जिसको हम अल्सर बोल सकते हैं। जब अमाशय की आंतरिक दीवारें जो है HCl से जल जाती है तो उसको अल्सर कहा जाता है, घाव बन जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये भोजन जो है कहाँ चला जाता है, अब छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत जो है ऐसा स्थान होता है जहाँ का भोजन का जो है संपूर्ण पाचन होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन यहाँ पे होता है। इसके अंदर लीवर जो होता है वो क्या करता है, पित्त रस को भेजता है। लीवर क्या करता है, पित्त रस बनाता है जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है, और वह पित्ताशय से जो रस होता है वह सीधा जो है छोटी आंत में चला जाता है। और उस पित्त रस के अंदर ध्यान रखना है कि उस पित्त रस के अंदर जो है कोई एंजाइम नहीं रहता है, ये क्षारीय होता है। और जो भोजन जो इधर से जो आ रहा है वो अम्लीय होता है। इसको समझिएगा कि इसका काम क्या होता है, पित्त रस का काम क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे अमाशय के अंदर क्या हो रहा है, HCl स्रावित हो रहा है, अम्ल स्रावित हो रहा है। तो भोजन क्या करता है, वहां पे जो है भोजन जो है अच्छे से उसके साथ मिलता है, HCl के साथ मिल जाता है, पेप्सिन के साथ मिल जाता है। मिलने के बाद से जो भी यहाँ पे प्रोटीन होता है उसका पाचन हो जाता है आंशिक रूप से। और जो HCl जब मिल जाता है तो भोजन वहां पे अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अब वो भोजन जब अमाशय से जब छोटी आंत में आता है तो वो अम्लीय रहेगा, तो भाई इधर जला सकता है दीवारों को। इसलिए क्या करता है, जो पित्त रस होता है उस अम्लीय भोजन को उदासीन कर देता है, क्योंकि ये इसके अंदर क्षार होता है पित्त रस के अंदर। तो क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो वह उदासीन हो जाता है, वो उदासीन अभिक्रिया हो जाती है। और वह जब उदासीन हो जाता है, और पित्त रस का एक और काम होता है कि जो वसा के जो बड़े बड़े जो अणु होते हैं, उन वसा के बड़े बड़े अणुओं को वह तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है, जिससे कि वह वसा जो है जल्दी से पच जाता है। ठीक है, और अग्नाशय रस जो है छोड़ा जाता है आंत के अंदर। अग्नाशय रस में क्या होता है, तो भाई ट्रिप्सिन होता है, एमिलेस होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है और लाइपेज एंजाइम होता है। ये सब एंजाइम क्या करते हैं, ये भोजन को पचाने में काम करते हैं। भोजन पच जाता है, और आंत रस भी कुछ होता है, आंत रस भी होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। भोजन पचने के बाद जो पचे हुए भोजन होते हैं वह आंत के अंदर, जो छोटी आंत होता है उसके अंदर जो है सूक्ष्म अंकुर होते हैं, मतलब कि रेशे की तरह कुछ संरचनाएं होती हैं, धागे की तरह कुछ संरचनाएं होती है जिसको हम सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। वो सूक्ष्म अंकुर क्या करता है, वो जो उस भोजन को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके रक्त के द्वारा जो है शरीर की सभी कोशिकाओं तक उसको भेज देता है। अब बच गया जो अपचा हुआ भोजन होता है, जो पचा हुआ नहीं है, जो नहीं पचा है, वो भोजन जो है बड़ी आंत में चला जाता है। उस अपचे हुए भोजन के साथ पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है। तो पानी का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत के अंदर होता है। पानी का अवशोषण बड़ी आंत का होता है, ध्यान रखना है। पानी और जो लवण का अवशोषण होता है बड़ी आंत के अंदर होता है। बड़ी आंत कैसे काम करता है, तो ध्यान रहे कि जो बड़ी आंत होता है वह पानी निचोड़ने का काम करता है। मल के अंदर जो अपचे हुए भोजन के अंदर जो पानी होता है उसको निचोड़ने का काम करता है। जैसे कि समझिए कि अगर मान लीजिए कपड़ा है, भीगा हुआ है, तो भीगा हुआ कि आप क्या करते हैं, भीगे हुए कपड़े से पानी निचोड़ते हैं। तो उसी तरह जो है बड़ी आंत जो होता है वह मल के अंदर जो पानी होता है उसको निचोड़ करके उस पानी को सोख लेता है। ठीक है, जिससे कि मल जो है थोड़ा सा, मतलब कि उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए समय से मल का त्याग नहीं कर रहा है, तो भाई जो आंत होता है, जो बड़ी आंत होता है, वो हमेशा क्या करता है, मल के अंदर से जल को निचोड़ता रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति समय से मल का त्याग नहीं कर रहा तो उसकी पानी जो होता है वह उसके अंदर से सूख जाता है, जिसको हम बोलते हैं कब्ज बोलते हैं, कि भाई उसके अंदर कब्ज बन गया, क्योंकि वो समय से मल का त्याग नहीं किया है, इसकी वजह से उसको कब्ज बन सकती है। अगर ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तभी जो है कब्ज बन सकता है, ये भी समस्या हो सकता है। उसके बाद से पचा हुआ जो भोजन होता है जिसको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, वह गुदा द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि पाचन तंत्र, मनुष्य के अंदर जो पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है इसको आपको याद रखना है। पाचन तंत्र का चित्र बना लेना चाहिए, आपको पूरे पार्ट्स को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, उसका चित्र बना करके वर्णन करना होता है। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो बहुत जो है आपको एग्जाम में सहायता मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद से जो है मैं अगले वीडियो में श्वसन को लेकर आऊँगा। श्वसन के बारे में रिवीजन किया जाएगा। उसके बाद से जो हम परिवहन का रिवीजन करेंगे और उत्सर्जन का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।